नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे थे। हमारी इस द्वितीय पुस्तक के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे थे। हमारे इस दूसरे अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। हम इस अध्याय के अब तक कुल 11 भाग पढ़ चुके हैं और इन 11 भागों में हमने इस अध्याय का सैद्धांतिक पक्ष पूर्ण कर लिया था। आज हम इस अध्याय के 12वें भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस 12वें भाग में हम अभ्यास प्रश्नों का पहला हिस्सा हल करने जा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, स्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता कृषि है। तो स्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता कृषि जो है वो कितनी प्राचीन है, ये यहाँ पूछा गया है। विकल्प ए है मात्र 12,000 वर्ष प्राचीन, विकल्प बी है 50 लाख वर्ष प्राचीन, विकल्प सी है 6,000 वर्ष प्राचीन और विकल्प द है 1,000 वर्ष प्राचीन। तो ये हमने देखा था हमारे अध्याय के दौरान कि कृषि जो है वह मात्र 12,000 वर्ष प्राचीन है। तो उत्तर होता है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 2 है, वह परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को एक समयावधि में बदल दे कहलाता है। तो ऐसा परिवर्तन जो किसी भी वस्तु की या फिर परिस्थिति की मूल संरचना में ही अंतर लेके आए, वो परिवर्तन क्या कहलाता है। विकल्प देखते हैं यहाँ पर। पहला विकल्प है विशिष्ट परिवर्तन, विकल्प ब है सामाजिक परिवर्तन, विकल्प सी है आर्थिक परिवर्तन और विकल्प द है राजनीतिक परिवर्तन। तो बिल्कुल हमने अच्छे से जाना था कि इस प्रकार के परिवर्तन जो किसी वस्तु या परिस्थिति की मूलाधार संरचना में ही अंतर ले आते हैं, वे कहलाते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ उत्तर है विकल्प ब सामाजिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। वह परिवर्तन जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है कहलाता है। तो परिवर्तनों का वह प्रकार जो एक लंबे समय तक धीरे धीरे करके होता है, वह क्या कहलाता है। विकल्प ए है प्रगति, विकल्प ब है औद्योगिक क्रांति, विकल्प सी है संचार क्रांति और विकल्प द है उद्विकास। तो याद करिए, बिल्कुल आपको याद आया होगा कि ऐसे परिवर्तन जो बहुत धीमी गति से लंबे समय तक चलते हैं, वे कहलाते हैं उद्विकास। तो सही उत्तर है विकल्प द उद्विकास। प्रश्न संख्या 4 है, एक कस्बे तथा नगर के अंतर का प्रमुख आधार है। तो एक कस्बे और नगर के मध्य किस आधार पर अंतर किया जाता है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है व्यवसाय, विकल्प ब है घनत्व, विकल्प सी है आकार और विकल्प द है विविधता। तो हम जानते हैं कि कस्बे और नगर के मध्य जो अंतर का आधार है वो होता है आकार। तो सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण समाज की नहीं है। तो नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता ग्रामीण समाज की नहीं है, ये हमें पता करना है। विकल्प ए है लघु आकार, विकल्प ब है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं, विकल्प सी है परंपरागत सामाजिक संरचना और विकल्प द है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। तो बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं लघु आकार ग्रामीण समाज की विशेषता है, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं भी ग्रामीण समाज की विशेषता है, परंपरागत प्रकार की सामाजिक संरचना भी ग्रामीण समाज की विशेषता है, लेकिन द्वितीयक संबंधों की प्रधानता एक ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प द। प्रश्न संख्या 6 है, प्रभावी जातियों की अवधारणा प्रतिपादित की है। तो किस समाजशास्त्री द्वारा प्रभावी जातियों की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई। 4 विकल्प हैं हमारे पास। विकल्प ए है एम.एन. श्रीनिवास ने, विकल्प ब है योगेंद्र सिंह ने, विकल्प सी है एंथनी गिडेंस ने और विकल्प द है कार्ल मार्क्स ने। तो बिल्कुल आपको याद होगा कि ये जो प्रभावी जातियों की अवधारणा है, ये किसने प्रस्तुत की थी। ये एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो सही उत्तर है विकल्प ए एम.एन. श्रीनिवास ने। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। तो अब यहाँ 4 विशेषताएं दी हैं और उनमें से कौन सी नगरीय समाज की विशेषता नहीं है, यह हमें पहचानना है। विकल्प अ है उच्च घनत्व, विकल्प ब है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, विकल्प सी है गैर कृषि आर्थिक क्रियाएं और विकल्प द है तीव्र
परिवर्तन। तो यहाँ भी आप आसानी से ढूंढ पा रहे होंगे कि कौन सी विशेषता नगरीय समाजों की विशेषता नहीं है। हम जानते हैं उच्च घनत्व, गैर कृषि आर्थिक क्रियाएं और तीव्र परिवर्तन नगरीय समाज की विशेषता हैं, लेकिन प्राथमिक संबंधों की प्रधानता जो है वह ग्रामीण समाज में पाई जाती है, नगरीय समाज में नहीं। तो इस 7वें प्रश्न में उत्तर होता है विकल्प ब। प्रश्न संख्या 8 है, उद्विकास से आप क्या समझते हैं। तो हमने अध्याय में उद्विकास के बारे में पढ़ा है, इसी के बारे में हमें बताना है कि उद्विकास से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया गया है जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। यह शब्द प्राणीशास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। तो हम जानते हैं कि ऐसे परिवर्तन जो लंबे समय तक धीरे धीरे चलते हैं उन्हें ही उद्विकास का नाम दिया गया है। और ये जो उद्विकास शब्द है ये वास्तव में प्राणीशास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा उपयोग में लिया गया। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यता की उत्तरजीविका के विचार पर बल दिया कि केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या योग्यतम की उत्तरजीविका के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया। और वो विचार कहता है कि सिर्फ वही प्राणी या वही जीवधारी वास्तव में जीवित रहने में सफल होते हैं जो कि पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं। जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा ऐसा धीमी गति से करते हैं, लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन का विचार था कि ऐसे सभी प्राणी या जीवधारी जो पर्यावरण की बदलती परिस्थितियों के साथ या तो स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाते या बहुत धीमी गति से ढल पाते हैं, वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। डार्विन के इस सिद्धांत को सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया जिसे सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना गया। यह सिद्धांत अनुकूली सामाजिक परिवर्तन की महत्ता पर बल देता है। तो डार्विन का यह जो प्राणीशास्त्र का सिद्धांत था इसे ही सामाजिक विश्व में स्वीकार किया गया, समाजशास्त्र में इसे लागू किया गया और इसे सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना गया। और ये जो सिद्धांत है ये अनुकूली सामाजिक परिवर्तन का जो महत्व है उस पर ही अपना बल देता है। प्रश्न संख्या 9 है, क्रांतिकारी परिवर्तन किसे कहते हैं। तो क्रांतिकारी परिवर्तन भी विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इनमें क्या खास होता है, कौन से परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं, आइए देखते हैं। जो परिवर्तन तुलनात्मक रूप से शीघ्र तथा अचानक होता है उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। जॉन ई कॉन्क्लिन के शब्दों में क्रांति समाज के राजनैतिक, आर्थिक तथा संस्तरण की व्यवस्थाओं में मूलभूत तथा तीव्र परिवर्तन लाती है। तो ऐसे परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से काफ़ी तेज गति से होते हैं, शीघ्रता से होते हैं और अचानक होते हैं, उन्हें ही क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है। एक विशेष समाजशास्त्री जॉन ई कॉन्क्लिन ने इसे कैसे परिभाषित किया है, देखिए। क्रांति समाज के राजनीतिक, आर्थिक तथा संस्तरण की व्यवस्थाओं में मूलभूत तीव्र परिवर्तन लेके आती है। तो किसी समाज विशेष की कोई राजनीतिक व्यवस्थाओं में, कोई आर्थिक व्यवस्थाओं में या संस्तरण संबंधी व्यवस्थाओं में जब कोई तीव्र परिवर्तन हो जाता है तो वो क्रांति के फलस्वरूप होता है। क्रांति के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं में अकस्मात तथा आधारभूत परिवर्तन आ जाते हैं। तो बिल्कुल क्रांति के माध्यम से ही किसी भी समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक संस्थाओं में कोई विशेष प्रकार के अचानक होने वाले परिवर्तन हो जाते हैं। ये परिवर्तन संरचनात्मक होते हैं तथा व्यापक होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति तथा संचार क्रांति इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये जो परिवर्तन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो क्रांति के फलस्वरूप आते हैं, ये संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, काफ़ी व्यापक इनका असर होता है। कुछ उदाहरण के रूप में हम फ्रांसीसी क्रांति को याद रखते हैं, 1917 में हुई रूसी क्रांति को याद रख सकते हैं। उसके अलावा औद्योगिक क्रांति तथा संचार क्रांति भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय
गए हैं। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। उत्तर है संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है। इसके अंतर्गत समाज की संस्थाओं तथा इसके नियमों में परिवर्तन आते हैं। तो बिल्कुल संरचनात्मक परिवर्तन जो है वह समाज की संरचना में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और इसके अंतर्गत समाज की संस्थाओं में और इसके नियमों में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कागजी रुपए का मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थाओं तथा लेन देन में बड़ा भारी परिवर्तन लेकर आया। एक उदाहरण हमें याद रखना है कि कागजी रुपए का जब मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, उपयोग होने लगा, तो वित्तीय संस्थाओं और लेन देन में एक बड़ा भारी परिवर्तन आया। इससे सोने चांदी के रूप में मूल्यवान धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था, क्योंकि सिक्के की कीमत उसमें विद्यमान धातु की कीमत से मापी जाती थी। तो बिल्कुल इससे पहले की स्थिति यही थी कि सोने चांदी के रूप में जो मूल्यवान धातुएं हुआ करती थी, उनका ही मुद्रा के रूप में उपयोग होता था और किसी भी सिक्के की कीमत जो है वो उस धातु की मात्रा से ही मानी जाती थी। यानी कितना सोना, कितना चांदी या अन्य मूल्यवान धातु से बना वो सिक्का है, उसी आधार पर उसकी कीमत को आंका जाता था। कागजी मुद्रा के प्रचलन से यह विचार उपजा कि मुद्रा के लिए कीमती होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल कागजी मुद्रा का जब प्रचलन हुआ तो धीरे धीरे यह विचार स्पष्ट हुआ कि मुद्रा का खुद का कीमती होना आवश्यक नहीं है। जब तक यह मूल्य को ठीक से दिखाता है तथा विश्वास को जगाए रखता है, तब तक कोई भी वस्तु मुद्रा के रूप में काम आ सकती है। तो किसी समाज विशेष में जब तक कोई भी वस्तु मूल्य को ठीक से दिखाती है, लोगों का उसमें विश्वास होता है, तब तक कोई भी वस्तु मुद्रा के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। यह विचार ऋण बाजार की बुनियाद बना, जिसके बैंकिंग तथा वित्त के ढांचे में परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और परिवर्तन किए। तो ये जो विचार था कि किसी भी प्रकार की वस्तु में जब तक विश्वास है उसे मुद्रा के रूप में उपयोग लिया जा सकता है, यही विचार ऋण बाजार की बुनियाद बना और इसी से कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और बैंकिंग और वित्त के ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और भी बड़े बड़े परिवर्तन लाए। प्रश्न संख्या 11 है, शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर बताइए। तो शक्ति और सत्ता में क्या मुख्य अंतर हैं, ये हमें बताना है। उत्तर है शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो देखते हैं। पहला अंतर, वेबर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना प्रभाव स्थापित करता है तो इस प्रभाव को शक्ति कहते हैं। तो बिल्कुल वेबर ने इस प्रकार कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध ही अपना प्रभाव जताता है तो इसे या इस प्रभाव को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जबकि सत्ता वह प्रभाव है जिसे उन व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाता है जिसके प्रति इसका प्रयोग होता है। और इसके विपरीत हम बात करते हैं सत्ता की, तो सत्ता एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसे उन व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाता है। यानी जिन लोगों पर सत्ता का उपयोग किया जा रहा है वे लोग स्वेच्छा से उस सत्ता को स्वीकार करते हैं। दूसरा अंतर है, सत्ता एक वैधानिक शक्ति है, अर्थात जब शक्ति को वैधता प्रदान कर दी जाती है तो यह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। तो बिल्कुल बच्चों याद रखना है, सत्ता वास्तव में एक वैधानिक शक्ति है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो यह सत्ता कहलाती है। शक्ति जब न्याय संगत और ठीक समझी जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। शक्ति के लिए वैधता की शर्त आवश्यक नहीं है। तो शक्ति को जब न्याय संगत समझा जाता है, सही समझा जाता है तो वह सत्ता कहलाती है। लेकिन शक्ति के लिए इस प्रकार की वैधता की शर्त आवश्यक नहीं है क्योंकि ये जबरन उपयोग में ली जाती है। प्रश्न संख्या 12 है, ग्रामीण और नगरीय आर्थिक जीवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ग्रामीण और नगरीय आर्थिक जीवन एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। ग्रामीण और नगरीय आर्थिक जीवन में अंतर का प्रमुख आधार क्रमशः कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं और गैर कृषि आधारित क्रियाओं का है। तो बिल्कुल
हम जानते हैं कि ग्रामीण समाज में कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जबकि नगरीय समाज में गैर कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का प्रचलन होता है। पहला अंतर है, ग्रामीण आर्थिक जीवन का आधार कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन का प्रमुख आधार है। बिल्कुल हम जानते हैं कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही उत्पादन का प्रमुख आधार होती है और अन्य आर्थिक क्रियाएं कृषि पर आधारित हैं, और अन्य जितनी भी आर्थिक क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं वे सभी मुख्यतः कृषि पर आधारित होती हैं, जैसे पशुपालन, खाद्य संस्करण, कुटीर उद्योग, नकदी फसलें आदि। तो इनके कुछ उदाहरण हैं कि कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में चलती हैं और जो आर्थिक आधार जो कि कृषि पर आधारित होती हैं। तो पशुपालन, खाद्य संस्करण, कुटीर उद्योग और नकदी फसलों का जो उद्योग है ये सभी ही कृषि पर ही आधारित होते हैं। ग्रामीण जीवन में आय का स्तर नीचा होता है, अतः उपयोग का स्तर भी नीचा होता है तथा लोगों की जीवन पद्धति सरल होती है। तो बिल्कुल ग्रामीण आर्थिक जीवन की हम बात करें तो वहाँ पर आय का स्तर कम होता है, नीचा होता है, और इसी कारण से वहाँ पर उपयोग का स्तर या उपभोग का स्तर भी थोड़ा नीचा होता है, और साथ साथ लोगों की जीवन पद्धति तुलनात्मक रूप से सरल होती है। नगरीय आर्थिक जीवन का आधार गैर कृषि आर्थिक क्रियाएं हैं। बिल्कुल हम जानते हैं कि जहां ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं मुख्य हैं, वहीं नगरीय जीवन में गैर कृषि आर्थिक क्रियाएं ही महत्वपूर्ण होती हैं। अर्थात नगरों और सेवा क्षेत्रों के विकास के कारण रोजगार की व्यापक संभावनाएं होती हैं। श्रम विभाजन, विशेषीकरण और श्रम की गतिशीलता व्यक्ति को आय के अधिक अवसर प्रदान करती है। तो नगरों में कई सारे विभिन्न व्यवसायों की संभावना होती है, अलग अलग रोजगारों की संभावना उत्पन्न होती है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण और श्रम की जो गतिशीलता है, इनके कारण व्यक्ति को आय के अधिक अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। अधिकतर लोग उद्योगों, कार्यालयों तथा वाणिज्यिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। तो किसी भी नगरीय क्षेत्र में जो अधिकतर लोग होते हैं वो अक्सर विभिन्न उद्योगों में या कार्यालयों में या फिर वाणिज्यिक क्रियाकलापों में ही संलग्न रहा करते हैं। यहाँ आय का स्तर ऊंचा होता है, अतः उपभोग का स्तर भी ऊंचा होता है, लेकिन सामाजिक विषमता गांवों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए जीवन पद्धति जटिल होती है। तो बिल्कुल अगर हम शहरों की या नगरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आय का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में निश्चित ही ऊंचा होता है, और क्योंकि आय का स्तर ऊंचा होता है इसलिए उपभोग का स्तर भी तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। इसके साथ साथ सामाजिक विषमता शहरों में, नगरों में गांवों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, और इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ की जीवन पद्धति काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस द्वितीय अध्याय के जो 12वां भाग है उसको समाप्त कर लिया है। हम इस अध्याय के अंतिम भाग को यानी 13वें भाग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।